बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है? क्या कोई डील हो रही है? क्यों इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों पर खुशखबरियां आने लगी हैं? एक ही दिन में ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सवाल हैं जो अब उठाए जा रहे हैं, हर एक के जहन में है कि इमरान खान की जमानतें होती हैं 8 मुकदमात में। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। अभी तक आप देखें कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सब लोग ये कहते हैं कि जी इंसाफ अब नहीं मिल सकता, तहरीक इंसाफ को इनके हक में फैसला नहीं आ सकता। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट से कैसे इमरान खान के हक में फैसला आ गया? ये सब क्या हो रहा है? तो कोई पसे पर्दा कुछ चीज़ें चल रही हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं के जवाब पर हम आज बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए, खबरें क्या आई जिनकी वजह से भी ये सवाल उठ रहा है। एक तो मैंने आपको बताया, इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से। उसमें याया खान साहब कहते हैं कि बस यानी मुख्तसर हम फैसला देंगे। वो तहरीर फैसला भी आ जाता है और उसमें कहा जाता है जी सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंसी हम देखेंगे। कभी इस तरह के केसेस में ये नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत ना दी हो, लिहाजा इमरान खान को ज़मानत दे दी गई। इसके साथ ही खबर आती है कि सलमान सफदर, इमरान खान साहब के वकील, उनकी मुलाकात होती है चीफ जस्टिस से, याया खान साहब से, उनके चैम्बर में मुलाकात होती है। और उसके बाद सलमान सफदर आकर बड़ी हौसला अफजा बातें बताते हैं कि जी चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है, ये भी कहा है, इस पर भी देखेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। वो क्या है? इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस के बारे में, वो भी बड़ा अहम है, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन इमरान खान की ज़मानत पर रिहाई की बात आई कि जी ज़मानत उनको दे दी है। इन केसेस में 9 मई के केस में तो उनको रिहा किया जाए, लेकिन अभी अलकादिर ट्रस्ट केस रहता है, कुछ और भी छोटे मोटे केस रहते हैं, लेकिन मेन सबसे ख़तरनाक केस यही था। अब साथ ही खबर आ गई, पीटीआई के 63 कारकुनों की जमानत बाद 10 गिरफ्तारी की दरखास्तें मंजूर हो गई हैं, इनको भी रिहा करने का कह दिया गया है। इस्लामाबाद से अदालत का पीटीआई के 63 कारकुनों को रिहा करने का हुक्म। पीटीआई कारकुनों की 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने जमानत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। पीटीआई के 40 कारकुनों की थाना मारगला के मुकदमे में जमानत मंजूर। 23 पीटीआई कारकुनों की थाना इंडस्ट्रियल एरिया के मुकदमे में जमानतें मंजूर हुई। कुल 63 लोग हैं जिनको अब जमानत मिलने के बाद रिहा करने का कह दिया गया। ये कारकुनों की भी रिहाइयाँ हो गई हैं। अब आ जाइए, इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने आकर खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, उसमें उनको बताया कि जी इमरान खान साहब के साथ जेल में अच्छा सलूक नहीं हो रहा, उनको सहूलियात नहीं दी जा रही। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी ये मामला हम देख रहे हैं, पहले ही कमेटी बनी हुई है जेल में सहूलियात के हवाले से, उस पर जाएगा। फिर ये भी कहा जा रहा है, सलमान सफदर ने कहा कि जी अलकादिर ट्रस्ट केस नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने ही नहीं दिया जा रहा, लगा ही नहीं रहे, तो कहते हैं जी इसको भी देख लेंगे। अब ये क्यों हो रहा है? चीफ जस्टिस को क्यों इमरान खान को ज़मानतें देनी पड़ी हैं? पीछे हुआ क्या है? फिर ये 7 कारकुनों की भी रिहाइयाँ हो रही हैं। देखिए, असल बात ये है, जब कोई डील वगैरह होगी या चीज़ों का कुछ पता चलेगा तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो हुआ है ये इमरान खान की ज़मानतों का यकीनन बहुत बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है, कमाल हो गया। और इस पर सब हैरान हैं, हुकूमत के अपने लोग हैरान हैं, ये सब क्या हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौड़े लगी हुई हैं। मैं आपको ये कन्फर्म कर रहा हूँ, हमारे पक्के ज़राए से मेरे पास मैसेज भी मौजूद है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद में थरथली मची हुई है, इस्लामाबाद के ऐवान हिले हुए हैं, दौड़ें लगी हुई हैं। यही वजह है कि अता तारड़ आ रहे हैं, वो बंद कमरे में बैठ के, अपने कमरे में बैठकर कैमरे के सामने आकर वजातें दे रहे हैं कि ये बरियत नहीं हुई, बरी नहीं हो गए, सिर्फ ज़मानत हुई है। उससे पहले मिस्टर वकील आते हैं, वो भी ये बात करते हैं। लेकिन उतने लोग हुकूमत को नहीं मिल रहे, जितने लोगों की ड्यूटियाँ लगा करती हैं या लगाई गई हैं, उतने लोग आकर नहीं डिफेंड कर पा रहे अब कि ये हुआ क्या है। असल में सलमान सफदर ने खुद कहा है कि केस ही बड़ा कमज़ोर था, केस बहुत कमज़ोर था, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तारीख़ में कभी ये नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी की ज़मानत ना ली हो साजिश के केस में, कभी नहीं हुआ। हाई कोर्ट में भी नहीं होता, लेकिन वहाँ पर ये हो गया। फिर मेरिट्स में चले गए। अब मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले अर्ज़ किया था कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया खान के हम ख्याल जजेस ने कहा है कि हमारी कोई साख नहीं बची, कुछ हमें भी कुछ दिखाना होगा, कहीं तो कोई नज़र आए कि लोगों का हम पर एतबार है कि हम भी इंसाफ दे सकते हैं, हम भी कोई फैसले कर सकते हैं, कुछ तो हो। 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो सब कुछ मलिया मेट हो गया। इससे पहले हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में भी एक इजलास हो चुका जिसमें जजेस थे, और वहाँ पर एक जज ने ये बात की कि जी ये ज़मानतों के केसेस इतने अरसे से नहीं लग रहे, हमने लोगों को कुछ दिखाना ही नहीं दिखाना। कभी ये नहीं होता, कत्ल के मुकदमे में भी औरत को ज़मानत मिल जाती है, और यहाँ साजिश के मुकदमे में औरतों को ज़मानतें नहीं मिल रही। क्या हो गया है? इस पर बड़ी गड़बड़ हुई।
तो केसेस इतने कमजोर थे और इसमें तहरीरी फैसले में लिखा है कंसिस्टेंसी के सुप्रीम कोर्ट में आज तक नहीं हुआ इस तरह के केस में जमानत ना दी जाए। हाल ही में हम दे चुके हैं, तो हम क्या किसी को मुंह दिखाएंगे कि जी ये हो ही नहीं रही, जमानतें नहीं हो रही। इस वजह से ये हो गया है और हुकूमत के लिए परेशानी है कि अब करें तो करें क्या। ये तो केसेस फारिग हो गए हैं, निचली अदालतों में किस तरह से करेंगे। आगे हाई कोर्ट में बता दिया, यही जनाब गवाह हैं, कोई नए तो अब लाने से हम रहे। वही पुलिस वाले जिनके बारे में अब मजाक बना हुआ है कि टेबल के नीचे थे या सोफे के पीछे थे या पर्दे के पीछे थे, भेस बदला हुआ था, ना उनके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ना उनके पास कोई मोबाइल था, ना उनके पास कोई सबूत है कि हम वहाँ पर थे, ना वहाँ पर जो आईडी कार्ड का नंबर या लोगों का दर्ज किया जाता था ये मिलने गया है इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म से, उनकी जान को ख़तरा है, पहले कातला हमला हो चुका है। जो जो आता था जाता था उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। फिर सीनियर लीडरशिप थी जब ये साजिश कर रहे थे 9 मई की, तो नाम भी सही तरह नहीं बता पा रहे। यानी एक लंबी फहरिस्त है जहाँ से साबित होता है कि वो पुलिस वाला झूठ बोल रहा है। खैर, तो अब उस पर किस तरह से फैसले सुना दें, तो ये असल वजह हुई है, केस में ही कोई जान नहीं थी। तो अब अदलिया को अपनी साख कुछ दिखानी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बाकी आप ये देखिए कि अब अल कादिर ट्रस्ट भी अगर आगे बढ़ता है केस, लगता है उसमें भी कह रहे हैं कि जी ये 15 मिनट का केस है सारा, इसमें और कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद आप देखिए कि क्या बनेगा, इससे आप अंदाज़ लगाइए। तो तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए कहा जा रहा है जी जुमेरात जुम्मा बन गया और खुशखबरियाँ ले आया, और एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही हैं। और इसके बाद जाहिर है कि वो सारा बयानिया जो हुकूमत ने बनाया 9 मई का कि इमरान खान ने साजिश तैयार की, ये किया वो किया, और वो जेल में होते भी सारा कुछ कर रहे थे, वो कैद में भी थे, वो अब सारा फारिग होता नज़र आ रहा है। बाकी अल कादिर ट्रस्ट केस यूनिवर्सिटी का केस है जिससे इमरान खान कोई फ़ायदा ले नहीं सकते। मलिक रियाज ने ज़मीन दी, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो भी केस कोई ख़ास नहीं है, इसलिए नहीं सुना जा रहा। आगे उसमें क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो फिर क्या बनेगा, अब उसको किस तरह से मैनेज करें, वो भी एक मसला बना हुआ है। फिर अब एक और मसला जंग जियो ग्रुप के लिए बन गया है कि सुहेल बड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कोई शक नहीं। उन्होंने जो बातें कहीं कि आर्मी चीफ से मसालत की बात हुई तो उन्होंने कहा जी मुआफ़ी के अलावा कोई और हल नहीं है, माफ़ी मांगनी होगी, फिर कोई मजहबी हवाले दिए सब कुछ। उस पर DGISPR ने मीडिया के लोगों से बात करते हुए कह दिया कि जी ये मन घड़त है, ये सब गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं, और तहरीक इंसाफ की कोई बात नहीं हुई। अगरचे सुहेल बड़ाइच साहब ने तहरीक इंसाफ का नाम खुद भी कहीं नहीं लिया था अपने कॉलम में, अगर आप देख लें, उन्होंने कहा था जी बस कौमी मसालत की बात है, तो उसमें कहा जी माफ़ी के बगैर नहीं। फिर उन्होंने एक लिखा जी कैदी से दरख्वास्त कि माफ़ी मांग ले, सुहेल बड़ाइच साहब ने लिखा। अभी तक सुहेल बड़ाइच साहब का DGISPR के हवाले से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा अब ये हो रहा है कि वो मीडिया जो इमरान खान साहब के भी ख़िलाफ़ बात करता है, या नून लीग जिनको बड़ा समझ रहे थे ज़बरदस्त हैं, उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। कामरान शाहिद साहब के शो में सेनेटर अफनान उल्लाह और कामरान शाहिद के दरमियान शदीद झड़प हुई है। हत्ता कामरान शाहिद ने ही इंटरव्यू किया था उस्मान डार का भी, आपको याद है जब वो लापता थे उसके बाद सामने आए थे। तो अब इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं जनाब सेनेटर फैसल वाडा साहब भी और मज़हर अब्बास साहब भी, और उसमें होता क्या है कि कामरान शाहिद ने कहा प्राइम मिनिस्टर हाउस का करोड़ों का बजट है, वजीर और सेनेटर्स करोड़ों खर्च करते हैं, सब खत्म कर देना चाहिए। तो इस पर सेनेटर फनान ने कहा जी हम मीडिया को भी 45 अरब रुपए देते हैं, आप जैसे एंकरों की 50-50 लाख 1 करोड़ तनख्वाह मिलती है, फिर चैनल चलते हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने भी फरमाया कि सियासतदानों को ज़बरदस्ती से मिटा देना चाहिए। मैं ये फैसल भाई कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, मुल्क के अवाम के सामने आ गई। मैं नहीं कह रहा, आपने 24 करोड़ लोगों के लिए जो आपकी नफरत है ना, वो अवाम के सामने आ गई। फैसल साहब को कह रहा, मुझे वो कह रहे हैं भाई कि वो इजी टारगेट बना लिया आपने मुझे। नहीं, आपने बोली ये वाली बात, आप भूल गए। आपने ये मैंने तो इनकी बात सुन के ये हिसाब लगाया कि इनको उड़ा देना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर अगर ये इनकी बातें सही, आप कहते हैं कि हमारे खाते में कुछ है ही नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जिम्मेदार भी ये भी मैंने कहा, मतलब ये क्या मुनाफिकत है। ये एक तरफ आपने कहा कि इनके खाते में कुछ नहीं है, दूसरी तरफ एक जिम्मेदार है भाई। ये फैसल साहब ने कहा ना, आप जुर्रत से बात करें ना, जो मैंने कहा मैं मानूंगा। मैंने कहा, आपने कहा ना हमारी क्रेडिबिलिटी, सीपैक $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कौन लेके आया था वो? क्या सियासतदान नहीं लेके आए थे? तो आप ये जो हमसे आप नफरत करते हैं ना, ये आप हमसे नहीं, आप इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं। साहब सुन लें, ये एक्चुअल बात आप, और ये वो कॉलोनियल माइंडसेट है। मेरी गुजारिश सुन लें, वो कॉलोनियल माइंडसेट है जो गोरा छोड़ के गया था आज तक मौजूद है इस मुल्क के अंदर। बात ये सवाल तो ये होना चाहिए ना, अब आपस में बंगाल को तोड़ा गोरे ने 1915 में, उन्होंने इसलिए बंगाल को तोड़ा क्योंकि डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी थी। करोड़ों रुपए का बजट है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, सीएम सेक्रेटरिएट्स का, सेनेटर्स का और मिनिस्टर्स का। अगर फैसल भाई की बात पे अमल कर लिया जाए, आप सबसे अगर हम फारिग हो जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी में पैसा कंट्रीब्यूट हो सकता है सर, कई स्कूल वगैरह चल सकते हैं, एजुकेशन हेल्थ प्रोग्रेस हो सकती है। जी बिल्कुल, ये कहते हैं इससे ज़्यादा आसान भी एक हल है जो मैं दे सकता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 45 अरब रुपए
मीडिया के एडवर्टाइजमेंट में देती है, जिससे आपकी सैलरी जाती है बिलखुसूस एंकरों की 1-1 करोड़ रुपए 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, उनसे सबसे पहले मेरा ख्याल है ये बजट अच्छा ये आपकी हुकूमत ही होगी। 45 अरब रुपए के ऐड, ये आप सोचिए कितना बड़ा इंकशाफ है। 45 अरब रुपए के ऐड फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, जिससे तनख्वाहें जा रही हैं एंकर्स की, और ये सब कुछ हो रहा है। सोचिए ज़रा, कह रहे हैं जी आप हमें तनकीद करते हैं करोड़ों के हम खर्चे कर रहे हैं, तो उसमें 45 अरब रुपए के तो हम ये देते हैं, ऐड देते हैं आपके चैनल्स को। ये सोचिए। अच्छा, फिर इसी शो में जनाब जो लड़ाई हुई है उस पर कह रहे हैं आप झूठे, नहीं आप झूठे, आपकी पूरी पार्टी झूठी, आपने चोर को सदर बना दिया, आप डाकू, आप खुद डाकू, आप नस्ल दर नस्ल बेशरम हैं। ये एक दूसरे को कहा जा रहा है कामरान शाहिद और सेनेटर अफनानुल्लाह की तरफ से। ये देखिए, करप्ट कहते हैं पीपल्स पार्टी ये सुनिएगा। आपकी लायबिलिटी है, आप भी मीडिया पर्सन है, योर टेक ऑन द सिचुएशन। झूठ बोलना है वो सबसे बड़ी लायबिलिटी है। उसको बोलने दे यार, जितना आप लोग झूठ बोलते हैं, जिन लोगों को आप करप्ट कहते हैं पीपल्स पार्टी वालों को, उनको आपने प्रेसिडेंट बना दिया। मैं भी कह रहे हैं आप झूठ बोलते हैं, कहते हैं आपका काम ही झूठ बोलना है, एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं। क्लिप चलाऊं मैं आपको शहबाज शरीफ का। भाई आप तो ऐसा जमात झूठ बोलते हैं यार। आपका तो काम ही झूठ बोलना है। हमारा किसका काम झूठ? आपका झूठ, आप झूठे हैं, किसकी सैलरी मिलती है? आपकी पूरी पार्टी झूठी है। वो अफनान कह रहे हैं आपको झूठ बोलने की सैलरी मिलती है, कामरान शाहिद कह रहे हैं आपकी पूरी पार्टी झूठी है, आप झूठे हैं, पूरी पार्टी झूठी है आपकी। मैं भी शहबाज शरीफ का क्लिप चलाऊं। आपने कहा आप तनख्वाह हमारे पैसों से लेते हैं, कामरान शाहिद साहब को कह रहे हैं अफनानुल्लाह सेनेटर। चोर है, आपकी बेशर्मी की इंतहा है कि आपने उसको प्रेसिडेंट बना दिया। आपने चोर कहा उसको, तो आप तो खुद बहुत बड़े डाकू हैं। जो चोर को प्रेसिडेंट बना दे वो खुद क्या होगा? बेशरम है। उफ, सेनेटर अफनानुल्लाह कह रहे हैं आप बेशरम है, आपका पूरा खानदान बेशरम है। और कामरान शाहिद कह रहे हैं कि आपने झूठे और डाकू शख्स को आपने प्रेसिडेंट बना दिया, आप जिसको कहते थे, आप सबसे बड़े बेशरम हैं। आप नस्ल दर नस्ल बेशरम है। आप कामरान शाहिद आप नस्ल दर नस्ल बेशरम है। उफ, अस्तगफिरुल्लाह। कामरान शाहिद साहब ने फिर एंड पर ब्रेक ले लिया, उन्होंने कहा जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ये हो रहा है जी अब चैनल्स पर, और ये सारे राज खुद रहे हैं, कौन से चैनल को कितने पैसे कैसे दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। देखते हैं जी आगे क्या क्या होता है। अभी लगता है कि काफ़ी कुछ नज़र आएगा, हलचल मची हुई है, क्योंकि इस्लामाबाद के हवालों में ये क्या हो गया, इमरान खान की ज़मानत के कैसे फ़ैसले आ गए, आगे क्या बनेगा, कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाए, थरथली मची हुई है, हाथ पाँव फुले हुए हैं कि किस तरफ जाएं। तो एक तो ये पब्लिक प्रेशर बनता चला जा रहा है, क्रेडिबिलिटी का इशू बनता चला जा रहा है, पूरे निज़ाम के लिए जो मुसल्लत है ज़ोर ज़बरदस्ती का है, लेकिन इसको लेजिटिमेसी नहीं मिल रही। और यही वजह है कि जी वो कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए फिर खुशखबरियाँ नज़र आ जाती हैं, कोई रास्ता नज़र आ जाता है। इसमें किसी डील का किरदार नहीं है, इसमें पब्लिक प्रेशर का है, परसेप्शन का है, साख का है, और जो रास्ता निकलना है वो आवाम के प्रेशर से निकलना है। बाकी अब कोई और रास्ता नज़र नहीं आता। अल्लाह हाफ़िज़।